तो पता नहीं कैसे कैसे बचते कर करके वो उधर आए थे 2 दिन के लिए खुशियां मना रहे और मौत लेके घर पे चले गए। आप 8-8 लाख रुपया दे के कीमत क्या रख रहे हैं आप? 8 लाख रुपया एक बंदे की कीमत, और पूरा पूरा घर उजड़ गया। और 8 लाख रुपया फी बंदा आप दे के आप कहते हैं मुतमिन हो गई, ठीक है। मरी का बाइकआउट करने से मरी में कोई गैर मुस्लिम बसते, पाकिस्तानी है ना वो भी, उनको ठीक किया जा सकता है। ये ठीक करना इंतजामिया का, जैसे मैंने पहले कहा, काम था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट फलक चीमा। नाजरीन, एक दिल दहला देने वाला एक अफसोसनाक वाक़या जो मरी में पेश आया और उसमें जो दर्जनों हलाकतें हुई हैं, उसका ज़िम्मेदार कौन है और ये वजह कैसे पेश आई, इस में चाहे वहाँ पर जो सैर व तफरीह के लिए गए लोग थे वो इसके ज़िम्मेदार थे, या कोई गवर्नमेंट थी, या कोई वहाँ के मुकामी इंतज़ामिया थी, ये सारी बातें जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ सीनियर कानूनदान, सीनियर तजिया नगार शेख तारक मीन हालत साहब वो मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ऐसे है फलक शेर, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आवाम की आवाज़ बनते हुए ये प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि ये जो सानहा है ये कोई पहली मरतबा नहीं हुआ। 76 साल से पाकिस्तान वजूद में आया है और इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट्स भी आई हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, ये अवाम के पास वोट लेने के लिए तो आते हैं और अवाम के गुण गाते हैं, अवाम को गले लगाते हैं। लेकिन जब ये कामयाब होके इक़्तिदार की राहदारियों में दाखिल होते हैं तो उनके अंदर से ऐनक वाला जिन निकल आता है और वह भूल जाते हैं कि वो लोग जिन्होंने हमें वोट देकर यहाँ तक पहुँचाया है वो लोग किस हाल में हैं। ना इनके पास सिक्योरिटी है, ना इनके पास इंसाफ है, ना इनके पास बुनियादी सहूलतें हैं जिंदा रहने के लिए, ना इनके पास कोई और काम है। पाकिस्तान में तो सूरत हाल ये है कि हम तमाम लोग जो मिडिल क्लास के और लोअर क्लास के लोग हैं, ये कीड़े मकोड़ों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अगर ये ज़िंदा हैं तो ये अल्लाह ताला की करम नवाजी से ज़िंदा है, वरना इन हुक्मरानों और इन सरकारी इदारों ने पाकिस्तान की नवाम के लिए कुछ वो नहीं किया जो करना चाहिए था। और वो जो जमहूरियत के दिलदादा हैं, मैं पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री रखता हूँ और मैं सरकारी कॉलेज में बतौर लेक्चरार पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता भी रहा हूँ। मुझे जमहूरियत के जो मानी नज़र आते हैं और जो इसकी बेसिक्स हैं, जिन्हें कि हम बरतानिया में देख सकते हैं, जिन्हें हम दूसरे जमहूरी मुल्कों में देख सकते हैं, उनमें तो नज़र आती हैं, लेकिन पाकिस्तान में अपनी तरह की वो जमहूरियत कायम है जिसका पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। यहाँ इशराफिया जो है, ये तमाम वसाइल जो हैं, तमाम सम्राट जो हैं रियासत के, वो ले लेते हैं। और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास जो है वो तो बेचारे अल्लाह के सारे जिंदा। आप सानिया मरी की बात कर रहे हैं, अब देखें ना जी कि 33,000 गाड़ियों की गुंजाइश है वहाँ पर। पूरी दुनिया जानती है, हुक्मरान जानते हैं इस बात को कि 33,000 गाड़ियों की गुंजाइश थी। लेकिन जो ऑन दी रिकॉर्ड बात है ये वो ये है कि 1,63,000 गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँची हैं, लेकिन गैर मुसद्दका इतलात के मुताबिक ये गाड़ियों की तादाद 2 लाख के करीब पहुंची हुई थी। ये कौन लोग थे? चंद दिन पहले, इस सानहे से 2 दिन पहले जो हमारे हुक्मरान थे वो कितने शादियाने बजा रहे थे। देखे जी हमारी दौर में ये जो इकोनॉमिक्स है कितनी तरक्की कर गई है, माशियात तरक्की कर गई है। 1,63,000 गाड़ियाँ कमरी में पहुंच चुकी हैं और इससे पता चलता है कि अवाम का मेयार ज़िंदगी बहुत अच्छा है। लेकिन जब ये बातें कर रहे थे तो फलक शेर, उन्हें ये पता नहीं था कि आने वाली कल में क्या होने वाला है। अब देखें गलती क्या है कि वो 1,63,000 गाड़ियाँ या 2 लाख गाड़ियाँ जब मरी में दाखिल हो रही हैं तो वो टोल प्लाजा वाले किधर थे, वो ट्रैफिक पुलिस वाले किधर थे, वो CPO रावलपिंडी किधर थे, वो DIG रावलपिंडी किधर थे, वो ट्रैफिक के सबसे बड़े अफसर जो जिन्हें रावलपिंडी और इस्लामाबाद के कंट्रोल के लिए बिठाया गया वो किधर थे, डिप्टी कमिश्नर साहब किधर थे, असिस्टेंट कमिश्नर साहब किधर थे। आप अगर महकमों की तफसील लेना शुरू करें तो आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि पूरी दुनिया में इतने अदारे नहीं बनते जितने अदारे पाकिस्तान में हमने अवाम के लिए बनाए हुए हैं।
बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर, बड़ी बड़ी सहूलतों पर, बड़ी बड़ी मुराद पर आप बड़े बड़े अफसर लगाते हैं। और लेकिन वो क्या होता है कि गर्मी है तो वो अपने ठंडे कमरों में बैठते हैं, और अगर सर्दी है तो वो अपने गर्म कमरे में बैठकर शीशों से और खिड़कियों से आवाम की सूरत हाल देखते हैं। अगर कोई बात हो तो वो बेल देते हैं, वो देखो वो क्या हुआ, बस इससे ज़्यादा वो करते कुछ नहीं है। जबकि दूसरे मुल्कों में जहाँ पर जैसे भी हालात ऐसे आते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अपने बड़े से बड़े अफसर से लेके नीचे से नीचे जो मुलाजिम उस तक को एक्टिव किया होता है, और हर बंदा अपनी जिम्मेदारी कबूल करता है। ये नहीं होता कि अपनी जिम्मेदारी किसी और पर डाल दे। अब ये 1,63,000 गाड़ियाँ जो हैं, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि ये लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोग थे। इनमें कोई भी अपर क्लास का बंदा नहीं था। कौन थे ये लोग? पूरा साल थोड़ा थोड़ा सरमाया जमा करते, बचते करते अपने बच्चों को 1-2 दिन के लिए कमरी में बर्फबारी दिखाने के ये मुजरम है। इन्होंने पूरा साल पैसे जमा किए थे कि हमने इस साल बर्फबारी देखनी है, और उन्होंने ये जो बचत करके किसी की गाड़ी मांग के, कोई किराए पर लेके, किसी रिश्तेदार से लेके, जब ये कमरी में पहुंचे हैं तो उन्हें सहूलतें मिलनी चाहिए थी ना जनाब। इसलिए कि उन्होंने अपने घर से आते हुए कमरी पहुंचने तक तमाम जगहों पर टैक्सेस दिए हैं, टोल प्लाजा का टैक्स तक भी अदा किया है। इन्होंने अगर माचिस इस्तेमाल किए तो उसका भी टैक्स इन्होंने दिया है। ये हर तरह की सहूलत के लिए मैं समझता हूँ कि ये उसके हकदार थे। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि वहाँ के ना तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने, ना डिप्टी कमिश्नर साहब ने, और ना ही किसी और अफसर ने, ना ही किसी पुलिस के अफसर ने, ना किसी इंतजामिया के अफसर ने सोचा ही नहीं था कि यह कुछ हो जाएगा। अब सोचने वाली बात पर आ जाते हैं। आप देखें ना जी कि 31 दिसंबर को महकमा मौसमियात ने अलर्ट दिया था। उन्होंने कहा था कि इस साल कमरी में अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो बर्फ़ पड़ेगी। अलर्ट था, काफ़ी था। अब क्या ये महकमा मौसमियात वालों का काम था कि वो जाके इन अफसरों के दरवाजे खटखटाते कि भाजी ज़रा उठ वो बर्फ़ बहुत ही प्यारी जी? नो, नॉट एट ऑल। उनका काम जो था उन्होंने ये ऑनलाइन कर दिया। उसके बाद 5 जनवरी को इस सानहे से 2 दिन पहले फिर उन्होंने एक अलर्ट जारी किया कि इस मरतबा बर्फबारी ज़्यादा होगी। अब ये तो महकमों का काम था ना कि वहाँ पर वो बर्फ़ को हटाने के लिए वो मशीनरी लाते। अब मुझे कुछ दोस्त बता रहे थे, जबरान भट्ट, कुछ दोस्त बता रहे थे मुझे कि इस सिलसिला में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने वहाँ पर कमरी में अरबों रुपए की मशीनरी ये बर्फ़ को हटाने के लिए, वहाँ पर तमाम इंतजाम करने के लिए दे रखी है। अब ये मैं जो कह रहा हूँ ये मुसद्दका बात कह रहा हूँ। कोई बंदा इससे तरदीद करना चाहे तो आके देख ले कि वहाँ मशीनरी मौजूद है, तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? यही तो सानिया है। सानिया का सबब यही है। ये कोई एक दिन में हादसे नहीं होते, इनको परवरिश के लिए सालों चाहिए होते हैं। ये तो हादसा हुआ इसी बात पर है कि वो तमाम सरकारी मुलाजम, वो तमाम सरकारी अफसरान जो कमरी में तैनात हैं, और वो तमाम सरकारी अफसरान और वो तमाम सरकारी मुलाजम जो रावलपिंडी में बैठकर इन्हें कंट्रोल करते हैं, ये तमाम दे आल लायबल टू पनिश। इसमें ये कहते हैं कि जी ये मोनोडाई कार्बन ऑक्साइड जो है उसका रंग नहीं होता, उसका जायका नहीं होता, उसे सूंघा भी नहीं जा सकता, उसे चखा भी नहीं जा सकता, और वो बंदे को 1 मिनट और 62 सेकंड में मौत के मुंह में उतार देती है। और भाई इसको 1 मिनट और 22 सेकंड तक उतारने वाली बात की ज़रूरत क्यों पेश आई है? ये उन लोगों को नहीं पता था, इंतजामी अफसरों को, कि इतनी दुनिया आ गई है, और इतनी दुनिया के आने के साथ वहाँ पर हमने उनकी पार्किंग का इंतज़ाम करना, वहाँ उनकी रिहाइश का इंतज़ाम करना। वो ये रिहाइश और पार्किंग तो बड़ी दूर की बात है। आप जाके देखें उनके पेट्रोल पंप्स, जहाँ पर कानून ये है कि वहाँ पर मस्जिद भी होगी यार पेट्रोल पंप पर, वहाँ पर बाथरूम भी होगा, टॉयलेट्स भी होंगे, और वो साफ सुथरे होंगे। लेकिन आप किसी भी पेट्रोल पंप पर चले जाए, वहाँ पर बाथरूम नहीं है, और अगर कहीं पर टॉयलेट मौजूद है तो आप उसका दरवाज़ा खोलकर अंदर देखें तो आपको वॉमिटिंग होने लगेगी कि इस कदर गंद पड़ा हुआ है। अच्छा सर, जो अमवात हुई हैं वहाँ पर कहा जाता है कि गाड़ियों में हीटर लगाया हुआ था जिससे कार्बन जो मोनोऑक्साइड है वो पैदा होगी। अच्छा, इसमें कोई ऐसी तजवीज़ या मतलब ऐसी कोई एहतियाती तदाबीर वहाँ पर कोई अवीज़ा थी? लोगों को कैसे पता चलता है कि ऐसे मौत हो सकती है बर्फ़ से? और भाईजान ये अब बता रहे हैं ना,
یہ اب بتا رہے ہیں نا کہ جی 1 منٹ اور اتنے سیکنڈ میں بندہ مر جاتا ہے اور آپ تھوڑا سا شیشہ کھلا رکھیں. یہ ان کو اویزہ کرنا چاہیے تمام شمالی علاقہ جات کے ہر مقام پر, ہوٹلوں کے باہر, سڑکوں پر, کہ جناب آپ جب گاڑی کھڑی کریں اور وہ گاڑی برف میں پھنس گئی ہو اور اس کا سلنسر برف میں ہو, آپ پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہیٹر چلانا ہے تو تھوڑی سی کھڑکی, تھوڑی سی کار کی جو ونڈو ہے اس کو کھلا رکھے تاکہ ہوا آ سکے. یہ تو انہوں نے کسی کو بتایا ہی نہیں. یہ کچھ سائنسدان گئے ہوئے تھے, یہ تو عام غریب لوگ تھے, مڈل کلاس کے لوگ تھے, گاڑیاں کرائے پہ لی, کسی سے مانگ کے لی, ادھار لی. یہ تو وہ لوگ گئے ہوئے تھے, بیچارے لوگ. آپ بات کر رہے ہیں اس چیز کی, میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر صرف یہ نہیں ہے کہ یہ سرکاری ادارے جو ہیں یہ غلط ہیں, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ان سرکاری تمام راولپنڈی اور کمری کے تمام انتظامی افسران اس چیز کے ملزم ہیں, اس چیز کے مجرم ہیں کہ انہوں نے ہوٹلوں کی فہرستی نہیں بنا کے رکھی ہوئی. ان کو چاہیے تھا کہ ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں اور خاص طور پر اسسٹنٹ کمشنر مری کے دفتر میں تمام چھوٹے اور بڑے ہوٹلوں کی فہرست لگی ہوتی اور اسے پتہ ہوتا کہ اس ہوٹل میں کتنی چیزوں کی گنجائش ہے, انہیں پتہ ہوتا کہ ان کا کرایہ کیا ہے, انہیں پتہ ہوتا کہ یہاں پر کھانے اور پینے کی سامان کی قیمت انہوں نے کیا مقرر کر رکھی ہے, انہیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے کمرے کا کرایہ کیا رکھا ہوا ہے. لیکن کسی حرام ہے جو کسی بندے نے یہ پوچھنے کی کوشش کی. وہاں پر تو پورے پاکستان کی بات ہے, بلکہ میں کمری کو اس لیے ٹارگٹ کر رہا ہوں کہ کمری میں جو سانحہ ہوا ہے اس نے پاکستان میں کراچی سے لے کر پشاور تک اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے پاکستانیوں میں اور ان تمام درد دل رکھنے والے لوگوں میں سمجھتا ہوں کہ خون کے آنسو رلا دیے ہیں کہ دیکھو یار کہ یہ کیا ہو رہا ہے. 4 فٹ برف پڑی ہے اور آپ نے 22, 23, 24, 25 بندے جو ہے وہ بیچارے موت کے منہ میں چلے گئے. یہ کہتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ, میں کہتا ہوں یہ قتل عمد ہے. یہ اس کا پرچہ ہونا چاہیے, ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے. میں بزدار صاحب سے بھی گزارش کروں گا اور میں وزیر اعظم سے بھی یہ گزارش کروں گا اور میں وزیر داخلہ صاحب سے بھی یہ گزارش کروں گا, حضور 1 سال اور کچھ مہینے آپ کے اقتدار کو رہ گئے ہیں. آپ جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ چیز آپ کہتے ہیں جی بجلی غائب ہو گئی, بل بہت زیادہ آ گئے. سردیوں میں گیس غائب ہو گئی اور بل بہت زیادہ آ گئے. آپ آٹے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو کہتے ہیں مافیا لے گیا. آپ بات کرتے ہیں چینی کی, آپ کہتے ہیں مافیا لے گیا. بھائی سب کچھ مافیا لے گیا, مان لیتے ہیں. آپ بہت ایماندار آدمی ہیں اور میں آپ کی قدر کرتا ہوں, لیکن اس مافیا کو کنٹرول کسے کرنا تھا؟ وہاں پر کمری میں بھی, چونکہ آج بات صرف کمری کی ہوگی, کمری میں بھی ایک مافیا ہے اور وہ مافیا جو ہے وہ ہوٹل مافیا ہے. اور وہ ہوٹل کسی عام آدمی کا نہیں ہے. وہ ہوٹل بنانے والے جو ہیں ان کے اوپر MNA اور MPAs اور منسٹرز اور بہت بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں ان کی سرپرستی کرتی ہیں. اس لیے کہ کہا جاتا ہے, میں نہیں کہہ رہا, کہا جاتا ہے کہ انہیں باقاعدہ حصہ ملتا ہے. ورنہ کیا بات ہے کہ آپ پوری دنیا میں جا کے گھوم کے دیکھیں. آپ ٹورزم کی بات کرتے ہیں کہ ہم ٹورزم کو بڑا فروغ دے رہے ہیں اور آپ سیاحوں کو لوٹ لیتے ہیں. شمالی علاقہ جات میں جا کے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ اور کس طرح وہ جا کے در بدر ہوتے ہیں. وہ پیسے بھی بھرتے ہیں اور اس کے بعد دھکے بھی کھاتے ہیں. کون سی ٹورزم آپ جو ہے اسے آپ بڑھا رہے ہیں؟ آپ سڑکیں تو دیکھیں ذرا, کاغان کی طرف جا کر, آپ ناران کی طرف جا کر, آپ سوات سے اوپر جا کر سڑکیں تو دیکھیں. بندہ موت زندگی کا کھیل کھیل کے وہاں پہنچتا ہے. اور یہ سڑکیں کس لیے بنا رہی ہے ٹورزم صاحب؟ یہ ٹورزم صاحب صرف کاغذوں میں ہی ہے, یہ ٹورزم صاحب صرف ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں ہی ہے. ٹورزم اگر آپ نے کرنی ہے, آپ دبئی کو دیکھیں, دبئی کے پاس اپنے پاس کیا ہے؟ نہ تیل ہے نہ گیس ہے, لیکن ہے کیا کہ انہوں نے ٹورزم کو فروغ دیا ہے اور ان کا سب سے بڑا ذریعہ آمدن یہ ہے. اب 22, 23, 24 بندے مر گئے. میں انہیں مرتا نہیں کہتا, میں کہتا ہوں یہ شہید ہے. یہ وہ شہید ہے جو آپ کی بد انتظامی سے, آپ کی بد نظمی سے جو ہے یہ آپ جان کی بازی آ رہے ہیں. آپ 8 لاکھ روپیہ دے کے قیمت کیا رکھ رہے ہیں؟ آپ 8 لاکھ روپیہ ایک بندے کی قیمت, اور پورا گھر اجڑ گیا. اور 8 لاکھ روپیہ فی بندہ آپ دے کے آپ کہتے ہیں مطمئن ہو گئی. ٹھیک ہے, آپ مطمئن ہو گئے کہ ضلع بن گیا, ٹھیک ہے. اور بھائی جان ضلع بنائے یا اسے تحصیل رہنے دے, انتظامیہ صحیح کرے, ایکٹیو کرے, اور ان ہوٹل مالکان کو لگام ڈالے کہ جنہوں نے 7 سٹار ہوٹل والا کرایہ جو ہے نا وہ ان سے اسے ڈبل کرایہ عام چھوٹے چھوٹے ہوٹلوں میں فی کمرے کا وصول کیا. وہ خدا کا خوف کھائے,
40 और 50 हज़ार रुपया पर नाइट का किराया, अंडे की कीमत 200 रुपया, 1 घंटा अगर आपने उधर हीटर सेका है ना तो उसका 500 रुपया। वो लाखों बंदों क्या कर रहे हैं। रोटी और सालन की तो बात ही छोड़े ना कि वो उसकी कीमतें कहाँ पर पहुंच गई थी। इन्होंने बंदे की जेब तराशी नहीं की, ये बंदों की खाल उतार रहे थे। ये बंदे जो गाड़ियों में बैठे, सवाल तो ये बनता है कि ये गाड़ियों में क्यों बैठे थे। उसकी वजह ये है कि ये मैं पहले कह चुका हूँ, ये मिडिल क्लास के लोग हैं। कि ऐसा तो नहीं कि मतलब उनके पास किराया देने के लिए पैसे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये मिडिल क्लास के लोग थे, ये तो पता नहीं कैसे कैसे बचते कर करके वो उधर आए थे 2 दिन के लिए खुशियां मनाने, और मौत लेके घर पे चले गए। अगर अपर क्लास के लोगों की बात करें, उनके लिए तो स्क्वाड होता है, उनके लिए तो होटल खुले होते हैं, उनके लिए रेस्टोरेंट जो होते हैं वो दूसरे तमाम खुले होते हैं, पार्क खुले होते हैं, हर चीज़ खुली होती है, रेस्ट हाउस खुले होते हैं, उन्हें तो हर चीज़ दस्तियाब होती है। वो तो कभी कार में नहीं सोते। ये वो लोग सोने वाले थे जो गरीब गुरबा थे और यहाँ पर बर्फबारी देखने का जुर्म करने के लिए आगे थे। इनका जुर्म ये है। और गवर्नमेंट की क्या कह रही है, मुझे तकलीफ होती है ये सुन के कि वो कहते हैं जी ये सर्दी से नहीं मरे, ये तो वो मोनोडाइऑक्साइड जो है गाड़ियों में हीटर चलाने की वजह से मरे। वो भाईजान इतनी बर्फबारी में ये अनपढ़ से लोग, ये सादा सा लॉ नोइंग पर्सन नहीं थे, ये ना ये साइंसदान थे, ना ये डॉक्टर थे, ना ये इंजीनियर थे कि जानते कि हीटर चलाएंगे तो मर जाएंगे। इन्हें बेचारों को क्या पता था। ये तो आपकी पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस है और जो आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है और जो आपने दफ्तरों का ढेर लगाया हुआ है पूरा और अफसरों को लगाया हुआ है, ये उनका काम था कि वो बोर्ड लगाते हैं कि अगर आपका गैस आप बर्फ़ में फंस चुके हैं और आपका सिलेंसर जो है बर्फ़ में है, तो आप यकीन कीजिए कि आप हीटर मत चलाइए, पहले सिलेंसर से आगे वो बर्फ़ साफ़ करें, ताकि ये गैस अगर बंद हो जाएगा, गैस में सर्दी में आके उस पर आके बर्फ़ में आके, तो आपका हीटर जो है उसकी गैस अंदर जाएगी और लोग मर जाएंगे। ये बताना तो उनका काम था, आम आदमी का काम ही नहीं था। मैं देख रहा था, मुझे पता चला कि यहाँ पर वो जो गाड़ी को धक्का लगाने के लिए तो थे ना होटल मालकान और दुकानदार जिन्होंने लूटा है, और वो जो आम मजदूर टाइप बंदे थे उधर बैठे हुए, वो गाड़ी को धक्का लगाने का 500 रुपया लेते थे, और जो उस पर लोहे की जंजीर चढ़ाते हैं 1000 रुपया उसका लेते थे। यानी अंदाजा करें कि बजाय इसके कि वो उनकी मदद करते। अब दरख्त गिर गया जी, ट्रैफिक बंद हो गई है, बिजली के पोल गिर गया तो ट्रैफिक बंद हो गई है, तो महकमा शाहरात वाले कहाँ थे, वो असिस्टेंट कमिश्नर साहब कहाँ थे आपके, जिन्होंने देखना था कि भाई सड़क को, ट्रैफिक को किस तरह खोला जाता है। भला करे अल्लाह ताला पाक फौज का कि जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में आके फिर वही आए हैं काम, जिनको हम सबसे ज़्यादा उनके बारे में बदजुबानी करते हैं और बदकलामी करते हैं। क्या वो इंसान नहीं है? उन्होंने आके, उन इंसानों ने आके हाथों से भी काम किया, बेल्टों से भी काम किया, और रात दिन जाग कर सड़कें खोलने के पास लगे हुए। उनका जॉब तो नहीं था ये। और अगर आपको जब अलर्ट मिल गया था और आप समझते थे कि आपकी इंतज़ामिया नाहिल है, बद इंतज़ामी का शिकार है, ये सिफारशी लोग हैं, तो आप उसी वक्त फौज से गुजारिश करते कि जनाब आए और हमारी मदद करें और ये वाक़या कभी ना होता। अभी तो आपने ये देखा ना कि 22-23 लाशें निकली हैं अभी इस बर्फ़ के नीचे दबी हुई, आहों और सिसकियों से तड़पती हुई, चीखें मारती हुई। बहुत सारी कहानियां जो है इस बर्फ़ के अंदर से निकलेंगी। जब ये बर्फ़ पिघलेगी तब आपको पता चलेगा कि किस किस के साथ क्या क्या कुछ हो गया। ये सानिया ये बात करते हैं 4-5 फुट बर्फ़ की। मैं समझता हूँ कि मेरी कनाडा में बात हो रही थी आफ्ताब अहमद ख़ान से, और उधर बात हो रही थी मेरी आफ्ताब अख्तर सदीकी से, और वहाँ एक कानूनदान हमारे दोस्त हैं शाहिद अख्तर सदीकी, उनसे। वो कहते हैं भाईजान यहाँ तो 10-10 फुट जो बर्फ़ पड़ती है, और कभी ऐसा कोई नहीं हुआ कि कोई बंदा मर जाए। वो ऐसा मुझे बता रहे थे कि जब हम सफ़र करने लगते हैं कनाडा में अपने घर से कहीं दूर के शहर में, तो पहले घर के स्टेप पर, डोर स्टेप पर हमें ट्रैफिक पुलिस पूछती है कि आपने किस जगह जाना है। जब हम बताते हैं कि 100-150 मील दूर जाना है और रास्ते में जो है आबादी कम भी है, तो वो कहते हैं पहले अपने लिए कंबल लें, मेडिसिन लें, अपने लिए थर्मास में चाय या काफ़ी लें, ये चीज़ें लें, ये तमाम सहूलतें जो है अपने पास रखें और उसके बाद ट्रैवल करें। इसमें तो किसी ने पूछे नहीं, ये तो बस टोल टैक्स पर टैक्स ले रहे हैं
اور وہ ٹریفک پولیس والے اپنا بتا لے رہے ہیں, اور جیسے بھی ہے یہ سب لوگ اپنے اپنے پیسے بنا رہے تھے کہ سیزن لگ رہے ہیں, سیزن لا دیو. اچھا, آخر میں جو میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ یہ جو سانحہ ہوا اس پر مطلب اموات بھی ابھی مطلب ایکشن بھی یہ لیا جا رہا ہے, ہوٹلوں کو جرمانے کیے جا رہے ہیں, مہنگائی پہ وہاں پہ ایک جو طوفان تھا اس کو قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب یہ جو ٹورزم ہے یہ مطلب مری کا بائیکاٹ, اس پر آپ کیا کہتے ہیں, کوئی اپنی رائے؟ بھائی جان, مری کا بائیکاٹ کرنے سے مری میں کوئی غیر مسلم بستے پاکستانی ہے نا, وہ بھی ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. یہ ٹھیک کرنا انتظامیہ کا, جیسے میں نے پہلے کہا, کام تھا کہ آپ ہوٹل مالکان کو اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر بلاتے, انہیں کہتے کہ یہ ریٹ آپ کے اس ہوٹل کے لحاظ سے, بلڈنگ کے لحاظ سے یہ آپ کا ریٹ مقرر ہے کمرے کا. جس نے اوور چارجنگ کی اس کا ہوٹل سیل ہو جائے گا, اسے 1 کروڑ 2 کروڑ روپے جرمانہ ہو جائے گا. اور پھر اپنے عملے کو بھیجتے کہ چیک کرتے, ان کا کمپیوٹر پر رسیدات چیک کرتے کہ کس نے لیا کیا ہے. اگر اوور چارجنگ کی ہوتی اسی وقت اس کو ہوٹل کو جرمانہ ہوتا. ناہلی جو ہے وہ تو انتظامیہ کی ہے, ہوٹل والے تو دکاندار تھے, انہوں نے تو اپنے پیسے کما لیے. لیکن میں ایک چیز اور کہتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف چونکہ گورنمنٹ پہ ہے اس لیے وہی مطلوب ہو رہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کمری میں کیا پیپلز پارٹی کے رہنما نہیں تھے, کیا مسلم لیگ نون کے رہنما نہیں تھے, کیا کاف لیگ کے رہنما نہیں تھے, کیا ANP کے رہنما نہیں تھے, کیا آپ مجھے بتائیے کہ وہ JUI کے رہنما نہیں تھے, کیا ان کے گھر نہیں تھے؟ وہ کھول دیتے لوگوں کے لیے, ہوٹل کھول دیتے, سرکاری دفتر کھول دیتے, اور چیزیں کھول دیتے کہ رہائش رکھو, جان بچاؤ انسان کی. یہ سب کچھ نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں اس پر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. کوئی یہ جو انکوائری ہو رہی ہے میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. تمام ذمہ داروں کے خلاف مقدمات درج ہونا چاہیے اور قتل کے مقدمات درج ہونا چاہیے. یہی میری گزارش ہے آپ سے. جی بہت شکریہ. یہ تھے میرے ساتھ سینئر قانوندان اور سینئر تجزیہ نگار شیخ طارق امین ایڈوکیٹ, اور جنہوں نے بہت اچھی گفتگو کی. اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو ان کی گفتگو ہے, ان کا جو تجزیہ ہے وہ باقی لوگوں تک بھی پہنچ سکے. فلک شیر کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.